हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेज लेक्चर। लास्ट लेक्चर में हमने इक्विवेलेंट वेट को डिफाइन किया था, उसको हमने डिस्कस किया था, उसमें उसको कैसे कैलकुलेट करना है वो हमने तरीके निकाले थे। तो इक्विवेलेंट वेट क्यों कैलकुलेट करना होता है? क्योंकि अगर इक्विवेलेंट वेट हम कैलकुलेट कर पाए तो हम एन फैक्टर कैलकुलेट कर पाएंगे, या फिर उल्टा कह सकते हैं कि एन फैक्टर कैलकुलेट कर पाए तो इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट कर पाएंगे। अगर हमने इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट कर लिया तो हम इक्विवेलेंट्स जो होते हैं वो कैलकुलेट कर पाएंगे। इक्विवेलेंट की जो डेफिनेशन है आज मैं दूंगा, और अगर इक्विवेलेंट हमें पता चल गए तो हम नॉर्मेलिटी या जो लॉ ऑफ इक्विवेलेंस होता है वो अप्लाई कर पाएंगे, है ना। और लॉ ऑफ इक्विवेलेंस इसलिए हमें जानना, या ये जो इक्विवेलेंट का कॉन्सेप्ट इसलिए जानना ज़रूरी है क्योंकि कभी कभी किसी रिएक्शन में या किसी ऐसे केमिकल रिएक्शन में हमें उस रिएक्शन को हम बैलेंस अगर ना भी करें तो भी हम इक्विवेलेंट का कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं। देखो, जो नॉर्मल नॉन रिडॉक्स रिएक्शंस होते हैं उनको तो ट्रायल एंड एरर से तुम बैलेंस कर लेते हो और देन यू यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ मोल्स, ठीक है। लेकिन रिडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करना भी काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग होता है, ठीक है। आधा मिनट 1 मिनट तो लगेगा ही। तो उसे बचाने के लिए तुम यू कैन यूज दी कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विवेलेंस। अगर तुम्हें इक्विवेलेंस का कॉन्सेप्ट पता है तो यू वोंट हैव टू बैलेंस द इक्वेशन, और तुम सीधे सीधे उसको यूज करके जो कैलकुलेशंस दी हैं वो तुम निकाल सकते हो, कर सकते हो, ठीक है। सो कमिंग बैक टू द इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट में को निकालने के लिए हमने क्या कहा कि हमें एन फैक्टर निकालना पड़ेगा, और एन फैक्टर जो है वो 5 तरीके से निकाल सकते हैं कि भाई अगर बेस हुआ तो उसकी एसिडिटी, और एसिड हुआ तो उसकी बेसिसिटी। जो तीसरा हमने कहा था दैट वाज द थर्ड वन वाज सी, दैट इज चार्ज। ओके, ठीक है। तो लिखो, इसको पहले लिख लो कि इट इज डिफाइंड फॉर आयंस एंड सॉल्ट्स। इट इज डिफाइंड फॉर आयंस एंड सॉल्ट्स विच आर नॉट अंडरगोइंग एनी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, विच आर नॉट अंडरगोइंग एनी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, ठीक है ना। तो आयन के लिए क्या होता है? आयन का जो उसका चार्ज होगा दैट विल बी एन फैक्टर, और जो सॉल्ट होगा उसके लिए उसका टोटल पॉजिटिव या टोटल नेगेटिव चार्ज जो होगा वो उसके लिए एन फैक्टर हो जाएगा, ठीक है। तो लिखो, फर्स्ट आयन के लिए कैसे डिफाइन होता है? एन फैक्टर इज इक्वल्स टू चार्ज ऑन द आयन, ठीक है जी। और मैंने इसमें मॉड क्यों लगाया? क्योंकि नेगेटिव चार्ज होगा। जैसे मान लो एग्जाम्पल के तौर पे अगर Na+ है तो इसका एन फैक्टर 1, Mg2+ है तो एन फैक्टर 2, Cl- है एन फैक्टर 1 है, -1 नहीं है, ठीक है। SO4 2- है। हालांकि तुम बोलोगे कि सर SO4 तो मतलब इट्स पॉलीएटॉमिक आयन है ना। तो अगर हम इसके लिए भी इसको भी अगर हम देखें कि इसका एन फैक्टर क्या होगा तो हम कह सकते हैं इसका एन फैक्टर 2 होगा। हालांकि एन फैक्टर इज डिफाइंड फॉर जस्ट, इसको ऐसा करो, इसे रहने दो, एन फैक्टर इज डिफाइंड फॉर जस्ट एन एलिमेंट, नॉट अ ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है, या ग्रुप ऑफ एटम्स। कूल। O2-, लेट्स डू दैट, n इक्वल्स टू सॉल्ट के लिए, ठीक है। सॉल्ट कौन सा? जो कि ना ऑक्सीडाइज हो रहा है ना रिड्यूस हो रहा है किसी रिएक्शन में, उस सॉल्ट के लिए एन फैक्टर इज इक्वल्स टू टोटल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, है ना। टोटल पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज जो होगा ना तुम्हारे आयन सॉल्ट के अंदर, ठीक है। जैसे अगर NaCl की मैं बात करूं तो NaCl में हम देख सकते हैं ये पॉजिटिव होता है नेगेटिव, टोटल पॉजिटिव चार्ज +1 या टोटल नेगेटिव चार्ज -1। तो हम कह सकते हैं दैट इसके लिए एन फैक्टर या n इज इक्वल्स टू 1। H2SO4, H2 नहीं, Na2SO4 सॉल्ट की बात हो रही है ना, Na2SO4 इक्वल्स टू 2, ठीक है। BaSO4 n इक्वल्स टू 2, Al2SO4 होल थ्राइस। इसमें देखो टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना है? ये Al3+ होगा ना, और ये 2 है तो एक का +3 है तो 2 का कितना हो जाएगा? +6, तो n इक्वल्स टू 6। या इसको देख लो, SO4 का 2- होता है इंटू 3 -6, तो टोटल पॉजिटिव या टोटल नेगेटिव चार्ज हम देख सकते हैं। गॉट इट, ठीक है। AlCl3
n इक्वल्स टू 3, है ना। AlPO4 n इक्वल्स टू 3। और कोई है हमारे पास एग्जांपल, हाँ, Ca3PO4 होल ट्वाइस, इसमें भी n इक्वल्स टू 6। कैसे? कैल्शियम के ऊपर +2 चार्ज है तो +2 इंटू, या इसका ऑक्सीडेशन नंबर जो है +2 है इंटू 3, कितना हो गया? +6 आ गया, ठीक है। और PO4 में 3 माइनस चार्ज होता है तो 2 इंटू -3 6 होता है, -6 होता है मतलब। तो ये इसके एन फैक्टर्स आ गए। एन फैक्टर किसकी वजह से आया? चार्ज की वजह से, इसलिए हम चार्ज की बात कर रहे हैं यहाँ पे, है ना। तो एन फैक्टर इज बेसिकली इक्वल टू चार्ज ओवर हियर, ठीक है। तो अगर हम MX करके मान लो कोई सॉल्ट है, ठीक है, MX सॉल्ट है तो उसका एन फैक्टर इक्वल टू 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। लेकिन अगर MX2 टाइप का है तो एन फैक्टर इसका हमेशा 2 ही होगा, ठीक है। MX2 या MX2 नहीं, इनको AB कर देते हैं, AB टाइप का हुआ, अगर AB2 या A2B टाइप का हुआ तो एन इक्वल टू A2B3 हुआ या A3B2 तो इसमें n इक्वल टू 6 होगा, ठीक है। अगर AB3 हुआ या A3B हुआ तो इसमें n इक्वल टू 3 होगा, है ना। तो तुम्हें ये ध्यान रखना है कि अगर इस तरीके के तुम्हें मिलते हैं तो तुम्हें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। तुम इसमें देख सकते हो Na2SO4 A2B 2 है, इसमें BaSO4 AB है तो इसमें 2 भी हो सकता है, NaCl AB है तो इसमें 1 भी हो सकता है, ठीक है। AlPO4 ये भी AB टाइप का है तो इसमें भी 3 भी आ रहा है ना। यू कैन सी कि यहाँ पे ये तीनों एग्जाम्पल्स इसके हो गए। अच्छा, A2B3 देखो 6 आ रहा है, A3B2 ये भी 6 आ रहा है, AB3 AlCl3 एग्जाम्पल हो गया इसका, तो तुम देख रहे हो, है ना। तो इसका n इक्वल्स टू 3 आ रहा है। इन जनरल अगर तुम्हें देखना है ना, तो हम AXBY अगर देखेंगे तो इसका हमेशा XY आएगा। क्या करने का है? जो इसका कोफिशिएंट है और जो इसका कोफिशिएंट है उनको मल्टीप्लाई कर देना है, एक्सेप्ट फॉर AB में तो कुछ भी चल सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, ठीक, आइडियली। लेकिन यहाँ पे देखो ये 1 इंटू 2 है, 2 इंटू 3 है, 1 इंटू 3 है, तो x इंटू वाई, ये ध्यान रखना है। गॉट दैट? ठीक है। चलो एक एग्जाम्पल लेते हैं। इसमें है जैसे Na3PO4, मान लो हमारे पास एक इक्वेशन है कि Na3PO4 प्लस BaCl2 gives NaCl plus Ba3PO4 होल ट्वाइस। तो अगर तुम ध्यान से देखो यहाँ पर 3 B है तो यहाँ 3 करना पड़ेगा, अगर 3 है तो ये 6 Cl हो गए तो यहाँ 6 हो गए, Na अगर 6 है तो यहाँ पे 2। तो तुम इसको अगर बैलेंस करो 3BaCl2 नहीं, हाँ, दिस इज हाउ यू विल बैलेंस इट। तो तुम अगर ध्यान से देखो तो यहाँ पर इसका एन फैक्टर कितना है? इसका एन फैक्टर है 3, इसका एन फैक्टर कितना है 2, इसका एन फैक्टर कितना है 1, इसका एन फैक्टर कितना है 6, ठीक है। और एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाता हूँ, इसको आगे एक्सप्लेन करूँगा, बट यहाँ से देखो, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूँ इसके कोफिशिएंट से, स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट इनटू एन फैक्टर कितना आ रहा है 6, इसके स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट और इसको करो मल्टीप्लाई 6, इसको इससे करो 6, इसको 1 इंटू 6 क्या आ रहा है 6, है ना। तो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है और ये ही एक्चुअली में लॉ ऑफ इक्विवेलेंस है। इसे मैं यहीं पे भी रोक रहा हूँ, है ना, काफ़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ है। इसको होपफुली बाय द एंड ऑफ दिस लेक्चर मैं इसे एक बारी आई विल टेक इट अप। गॉट इट? चलो जी, सो ये क्लियर है। अच्छा, अब इसके चार्ज के केस में अगर तुम्हारे पास बाइनरी कंपाउंड है, कोई बाइनरी सॉल्ट समझ लो, कोई बाइनरी सॉल्ट है अगर, ठीक है ना, तो बाइनरी सॉल्ट के लिए जो इक्विवेलेंट वेट हो गए, जैसे मान लो AB करके कोई बाइनरी सॉल्ट है या AXBY करके कोई बाइनरी सॉल्ट है, तो उसका इक्विवेलेंट वेट हमेशा AY प्लस और AB माइनस BX माइनस इनके सम के इक्वल होगा। मतलब वो कह रहा है कि
अगर AXBY करके कोई सॉल्ट है तो अगर तुम उसका इक्विवेलेंट वेट लेते हो, मतलब किसी तरीके से कैलकुलेट करते हो, और उसके कटायन का वेट इक्विवेलेंट वेट और उसके अनायन का इक्विवेलेंट वेट, अगर उन दोनों को ऐड करोगे तो हमेशा इसके इक्वल आएगा। इसका एग्जाम्पल देते हैं तुमको, Al2SO4 होल थ्राइस। चलो जी, Al2SO4 होल थ्राइस, मतलब थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड कर दिया, मतलब बड़ा सा दे दिया। अब तो देखो ध्यान से, अगर मान लो मैं इसकी पूरे की बात करूँ तो इसमें n इक्वल टू कितना आएगा 6, 2 × 3 6 आ गया। चलो जी, अब इसके मोलर मास की बात करते हैं। मोलर मास कितना होगा 2 × 27 + 3 × SO4 का होता है 32 और ये हो जाएगा 16 16 4 64, दैट इज 96। तो इट कम्स आउट टू बी इक्वल्स टू 54 + 288 18 288, और यहाँ पे आएगा 4 92 100 342 आ जाएगा। ठीक है, ये तो इसका मोलर मास हो गया। अभी हमने इक्विवेलेंट मास क्या बताया था, E वॉज इक्वल टू, या E ऑफ Al2SO4 होल थ्राइस विल बी इक्वल टू 342 डिवाइडेड बाय क्या 6, कितना आएगा ये 57 आ रहा है। ये तो तुमने इस तरीके से नॉर्मल करा कि भाई पहले मास पूरा निकाल लो, मोलर मास निकाल लो, उसको उसके एन फैक्टर से डिवाइड कर दो तो उसका इक्विवेलेंट मास आ गया। मैं तुमको ये वाला तरीका जो है इससे करके बता रहा हूँ कि भाई अगर मैं एल्यूमिनियम की बात करूँ तो Al3+ में है इसमें, तो Al3+ का इक्विवेलेंट वेट कितना क्या होगा, दैट विल बी इक्वल टू 27 डिवाइडेड बाय 3, दैट इज इक्वल टू 9। और SO4 2- अगर मैं इसकी बात करूँ तो E ऑफ SO4 2- क्या आएगा 96 डिवाइडेड बाय 2 विच इज़ 48। तो 48 प्लस ये इसके अकॉर्डिंग E ऑफ Al2SO4 होल थ्राइस इक्वल्स टू Al3+ प्लस ESO4 2-, यहाँ पे 9 + 48 कितना आएगा 57। ये जो मैंने अभी यहाँ पे किया, दिस इज़ नो शॉर्ट ऑफ मैजिक। तुमको लगेगा कि ये कैसे आया, डजेंट मैटर ये कैसे आया, बट दिस ऑलवेज होल्ड्स ट्रू, सो यू हैव टू रिमेंबर दिस। तुम किसी के लिए भी लगा लो, चाहे यहाँ पे देख लो, किसी के लिए भी, जितने यहाँ सॉल्ट दिए हैं ना इनमें से किसी के लिए भी लगा दो, ये आएगा वही। ठीक है ना, Na2SO4 इसमें 23 + 48, ठीक है 23 + 48 कितना हुआ 71 हो गया। और अगर तुम इसका टोटल मास लो तो 46, ठीक है, प्लस 96 कितना आता है 142, और उसको 2 से डिवाइड करोगे तो 71। तो तुम किसी का भी लो यही फॉर्मूला लगेगा। गॉट इट। तो चलो इसमें कुछ क्विक क्वेश्चंस करते हैं। इनफैक्ट एक दो चीज़ें और लिख लेते हैं क्वेश्चन से पहले। जैसे अगर मान लो मैं इक्विवेलेंट वेट ऑफ हाइड्रोजन की बात करूं, क्योंकि हमने डिफाइन क्या किया था, इक्विवेलेंट वेट वो वेट होता है जो 1 ग्राम ऑफ H2 को, सॉरी हाइड्रोजन को या तो रिप्लेस करे या उसके साथ रिएक्ट करे, कंबाइन करे या रिप्लेस करे। ठीक है, लेकिन हम हाइड्रोजन को कैसे डिफाइन करेंगे, तो हाइड्रोजन का E जो होता है वो 1 ग्राम ही होता है। ठीक है, E ऑफ O जो होता है वो 8 ग्राम्स होता है, और E ऑफ Cl जो होता है वो 35.5 ही होता है। तो अगर मैं तुम्हें H2O की बात करूँगा तो E ऑफ H2O विल बी इक्वल्स टू, इसका हाइड्रोजन का कितना हो गया 1 प्लस ऑक्सीजन का कितना हो गया 8, तो इक्वल टू 9। और अगर मैं E ऑफ HCl कहूँ तो कितना होगा 1 प्लस इसका कितना होगा 35.5, दैट इज़ 36.5। ठीक है ना, इस तरीके से हम लेट्स से तो ये भी ध्यान रखना है। ठीक है ना, क्लियर रहेगा ये हम हमेशा तुमको। तो ये जो फॉर्मूला लगेगा हमेशा मतलब बाइनरी कंपाउंड्स में, मतलब उसमें एक कटायन हो गया और एक अनायन हो गया। ठीक है, इन दोनों के साथ में लगेगा। तो इसको ऐसे मत लेना कि सर यहाँ पे तो 2 एटम्स हैं, टोटल एटम्स ऑफ इसमें 3 हुए तो ये तो टर्नरी हुआ। नहीं, मैं कह रहा हूँ एक कटायन है और एक अनायन है, उसके लिए तुम ये फॉर्मूला लगा सकते हो। इट इज़ वर्किंग। डिड यू गेट इट? ठीक है जी, तो कुछ एक क्वेश्चन करते हैं इसमें, फिर उसके बाद हम एन फैक्टर निकालना सीखेंगे। ठीक है, तो वेयर वाज इट? हाँ, क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन मैं बोल रहा हूँ इक्विवेलेंट वेट ऑफ अ मेटल ऑक्साइड, इक्विवेलेंट वेट ऑफ अ मेटल ऑक्साइड। मान लो इसका चार्ज x है तो मैं इसको M2OX लिख सकता हूँ मेटल ऑक्साइड, जनरल फॉर्मूला। भाई O की कितनी होती है
O की वैलेंसी 2 है ना, M की वैलेंसी लेट से x है ना, तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं इक्विवेलेंट वेट ऑफ अ मेटल ऑक्साइड इज 20। ठीक है, कैलकुलेट 5 चीज़ें कैलकुलेट करनी है। कैलकुलेट फर्स्ट इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल, इट्स इक्विवेलेंट वेट ऑफ इट्स क्लोराइड, इट्स नाइट्रेट, इट्स सल्फेट एंड इट्स फॉस्फेट, है ना। तो इसमें हमें दिया है E ऑफ M2OX दैट इज इक्वल टू 20। ठीक है जी, अब हमसे पूछ क्या रहा है, एक एक करके देखते हैं। इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल, ठीक है जी, इक्विवेलेंट वेट ऑफ MCl X, थर्ड M ऑफ E, इक्विवेलेंट वेट ऑफ M कितना है, सल्फेट है, क्लोराइड, नाइट्रेट इज NO3X, फोर्थ E ऑफ M सल्फेट ना SM2SO4X, और फिफ्थ इज E ऑफ M3PO4 होल X। ठीक है, तो अब यहाँ पे ध्यान से देखो, M2OX का इक्विवेलेंट वेट 20 है, तो ये वाला फॉर्मूला लगाओ, ये वाला। अगर ये फॉर्मूला नहीं पता तुम ये क्वेश्चन नहीं कर सकते, सिंपल सी बात है। तो चाहे तुम्हें पता हो चाहे ना पता हो, ये सिर्फ और सिर्फ 5 सेकंड का क्वेश्चन है। जैसे E ऑफ M2OX क्या आएगा, E ऑफ MX प्लस E ऑफ O2 माइनस। ठीक है, तो ये तो हमें पता ही होता है कितना दिया है, 8, और ये हमें पता करना है ना। तो अब यहाँ पे क्या कहेंगे, E ऑफ MX प्लस इज इक्वल टू 20 माइनस 8 दैट इज इक्वल टू 12। भाई यहाँ पे ये इक्वेशन आ गई ना, ये हमें पता है 8 है, ये 20 है, तो 20 माइनस 8 12 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, E ऑफ M प्लस E ऑफ Cl, ऐसे लिख लेते हैं, है ना, वो मैं चार्ज वार्ज नहीं लगा रहा। ये अगर आ गया तो यहाँ पे हमें Cl पता है, M हमें पता ही है कितना है 12, Cl का कितना है 35.5, कितना हो गया 47.5। अच्छा जी, नाइट्रेट का बात करते हैं और इसकी बात करते हैं, इक्वल्स टू EM प्लस ENO3 क्या आएगा 12 प्लस NO3 का कितना होता है 14 और 48 62 62, है ना, 62/1 62, ठीक है 74। ठीक है, SO4 का क्या आएगा 48, तो EM प्लस ESO4, ठीक है, ये क्या आएगा 12 प्लस SO4 का 48 होता है तो 60 हो गया। ठीक है, सेम वे EM प्लस EPO4, है ना, ये 3 माइनस होगा, 2 माइनस होगा, माइनस होगा, ये भी माइनस होगा, मैं लिख नहीं रहा हूँ, ठीक है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस। यहाँ पे EPO4 कितना हो जाएगा, PO4 का कितना होता है 31 प्लस 60 95 बाय कितना आएगा 3, तो ये आएगा 131/3 36। ठीक है, आर वी क्लियर, 74 60 47.25। ठीक है, चलो जी नेक्स्ट ऐसे ही क्वेश्चन है, 1 ग्राम ऑफ मेटल नाइट्रेट गेव, चलो ठीक है, इस वाले को अभी के लिए छोड़ देते हैं। ठीक है जी, इस क्वेश्चन को भी रहने देते हैं। लेट्स डिस्कस द नेक्स्ट थिंग। नेक्स्ट क्या है भाई, ABC के बाद N था, इफ़ यू रिमेंबर ABC के बाद N था, तो ABC के बाद N का मतलब क्या हुआ, ABC के बाद N का मतलब क्या हुआ, N का मतलब हुआ N फैक्टर। ठीक है, और ये किसके लिए डिफाइंड होता है, ये उन सॉल्ट्स के लिए डिफाइन होगा या उन स्पीशीज के लिए डिफाइंड होगा ये जो या तो ऑक्सीडाइज हो रहे हैं या रिड्यूस हो रहे हैं, मतलब या तो वो रिड्यूसिंग एजेंट है या फिर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो लिखो इक्विवेलेंट वेट ऑफ, मतलब इसका हेडिंग तुम चाहो तो डाल सकते हो, N फैक्टर ऑफ स्पीशीज
अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, या फिर एन फैक्टर ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट्स और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। ठीक है जी, ये ध्यान रखना है। ठीक, अगर तुम्हें एन फैक्टर पता है तो तुम्हें इक्विवेलेंट वेट पता चल जाएगा। कूल, ठीक है जी। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं इसमें। जैसे अच्छा, इस वाले केस में मैं ऑलरेडी वैसे बता चुका हूँ। एन फैक्टर को अगर हम डिफाइन करेंगे, एन फैक्टर को डिफाइन करने का फंडा क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट और गेन्ड पर मोल ऑफ द स्पीशीज। कुछ भी स्पीशीज हो सकती है, एटम हो सकता है, मॉलिक्यूल हो सकता है, आयन हो सकता है। ठीक है, इसलिए स्पीशीज लिख रहा हूँ। ठीक है, या फिर चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। भाई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट और गेन्ड क्या हुआ? ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज ही तो हुआ। चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर मोल ऑफ द स्पीशीज। ठीक है, तो इसका जो एन फैक्टर का फॉर्मूला आता है एक्चुअली में, दैट कम्स आउट टू बी इक्वल टू सिग्मा चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर इनटू एटॉमिसिटी, है ना? नंबर ऑफ एटम्स बेसिकली, किसी भी एटम की किसी भी एटॉमिसिटी ऑफ द एलिमेंट, किसी एटम की जो एटॉमिसिटी है वो। दोबारा बोल रहा हूँ, एन फैक्टर क्या होगा? चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। जैसे होगा तो यूजुअली ऐसा होता है कि किसी भी स्पीशीज में एक ही एटम होता है जिसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा होता है, या तो बढ़ रहा होता है, घट रहा होता है। ठीक है, कभी कभी एक से ज़्यादा हो जाता है, तो इसलिए मैंने ऐसे सिग्मा का साइन लगा दिया, मतलब उन सबको ऐड करना है। जैसे हमारा याद होगा तुम्हें, अभी मैंने एक क्वेश्चन कराया था जिसमें था CrI3, है ना? ये +3 में था, ये -1 में था, तो ये किस में जा रहा था? ये CrO4 2- में जा रहा था, और IO3 नहीं, KIO +7 KIO4 माइनस में जा रहा था। तो तुम यहाँ पे देखोगे Cr जो है +6 में जा रहा है और यहाँ पे +7 में जा रहा है ना? तो अगर तुम देखो इसमें दोनों के दोनों ऑक्सीडाइज हो रहे हैं। ये +3 से +6 में बढ़ रहा है, ये -1 से +7 में बढ़ रहा है ना? तो इन दोनों का था, तो हम यहाँ पे ऐड ये वाला फॉर्मूला लगाया था ना हमने कि भाई 1 एटॉमिसिटी कितनी है Cr की। चलो पहले इसका चेंज इन देखते हैं। चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर कितना है इसका? 3 इंटू कितना है एटॉमिसिटी Cr की? 1 प्लस I की बात करो, I का चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? -1 से +7, मतलब 8 इज द चेंज इन नंबर। और एटॉमिसिटी कितनी है I की? 3। कितना आया था इसका? 27 आया था। 3 और +24 27 आया था। आगे क्लियर इनफ? हाँ जी, तो बेसिक यही है। ठीक है जी, गॉट इट? तुम्हें एन फैक्टर कैलकुलेट करना आना चाहिए, और जो इक्विवेलेंट वेट होगा दैट विल बी इक्वल्स टू मोलर मास अपॉन एन फैक्टर लिख सकते हो, ये तो हमेशा से पता ही है, या फिर लिख सकते हो मोलर मास अपॉन चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर मोल ऑफ स्पीशीज। ठीक है, अप टू यू, सिंपल सा है। मैं तो ये करता हूँ, किसी भी स्पीशीज, जिस भी स्पीशीज की बात हो रही है, उस स्पीशीज का एन फैक्टर एक बार ही निकाल लो तो इक्विवेलेंट वेट अपना निकल जाएगा। तो एन फैक्टर इज दी की टू एवरीथिंग। एन फैक्टर अगर तुमने निकाल लिया चलेगा, एसिड है तो निकाल लिया चलेगा, बेस है तो निकाल लिया चलेगा, सॉल्ट है तो निकाल लिया चलेगा, आयन है तो निकाल लिया चलेगा। अगर कहीं पे ऑक्सीडेशन या रिडक्शन हो रहा है, या कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है या रिड्यूसिंग एजेंट है, तो उसका भी तुम इस तरीके से निकाल सकते हो। तुम्हें बस क्या है, उसमें रिएक्शन चाहिए होगी। बैलेंस तो तुम थोड़ा बहुत कर ही सकते हो, और तुम मतलब पूरा बैलेंस करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, थोड़ा बहुत बैलेंस करना पड़ेगा, और देन यू कैन एक्चुअली कैलकुलेट दैट। और उसको कैलकुलेट कर लोगे अगर कि क्या कहते हैं, कितना ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज है पर मोल ऑफ दैट स्पीशीज,
दैट विल बी योर एन फैक्टर। एक बार एन फैक्टर आ गया तो तुम्हारा इक्विवेलेंट वेट आ जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका मास तो हमें पता ही है भाई, Cr का मोलर मास होगा और I का मोलर मास होगा, इनको सब कंबाइन कर दो तो इसका मोलर मास आ गया डिवाइडेड बाय 27, दैट विल बी द मोलर मास ऑफ दिस, है ना, सॉरी इक्विवेलेंट मास। तो अगर मैं लिखूँ इक्विवेलेंट मास ऑफ CrI3, ठीक है, दैट इज इक्वल टू, ठीक है, तो आर वी क्लियर? दैट्स हाउ इट इज। क्लियर है कि भाई? चलो तो इसमें एक आधा एग्जाम्पल देते हैं और फिर जो यूजुअल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स या रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं उनकी बात करेंगे। ठीक है जी? ओहो, इसको मिटाते हैं पूरा, है ना। तो जैसे मान लो अगर मैं बात करता हूँ MnO4 की, इसको मैंने चेंज कर दिया Mn2+ में, तो यहाँ Mn कितने पे? +7 में है ना। तो इसका एक एटम यहाँ, सॉरी एक एटम यहाँ है, एक एटम यहाँ है, या आयंस में अगर तुम देखा जाओ तो एक Mn यहाँ है, एक Mn यहाँ है। तो +7 से किस में गया? +2 में। तो यहाँ 5 का चेंज हुआ है, तो n = कितना हो गया इसका? 5। और इसमें एटम कितना है इसका? एक। O का तो चेंज ही नहीं हो रहा है ना, तो इसका n फैक्टर 5 हो गया। तो अगर मैं इसका E निकालूं, E विल बी इक्वल टू m/5, है ना। तो विदाउट इवन बैलेंसिंग इट यू कैन डू दिस। और अगर मैं इसे बैलेंस करना चाहूँ, मान लो क्या है, MnO4- है और ये किस में जा रहा है? Mn2+। ये किस में? एसिडिक मीडियम में तो जाता है ना, इसमें बेसिक मीडियम में तो जाता नहीं, एसिडिक मीडियम में जाएगा, है ना। तो हम अगर यहाँ पे देखें 5 का वो है चेंज और इसका 2 का होगा, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये, एक सेकेंड रुको, 5 का है ना, नहीं, अच्छा हमने तो अभी ऑक्सीडेशन नंबर का इसमें कोई कुछ देखा ही नहीं। ठीक है जी। अच्छा पहले O को बैलेंस करेंगे, क्या होता है? आओ AO, आओ हरियाणा चले, आओ हांगकांग चले, यही था ना कुछ, AOHC। हाँ, A मतलब किसी एटम की जो एटम्स बैलेंस्ड है, O पहले O को बैलेंस करो, फिर हाइड्रोजन को बैलेंस करो, फिर चार्ज बैलेंस करो, राइट। ठीक है, तो AOHC, Mn बैलेंस्ड है भाई। O को बैलेंस करने के लिए क्योंकि एसिडिक मीडियम है, हमें ये लिखना नहीं भी हो तो भी पता चलेगा, H2O निकालना है, इसमें 4 H2O हो जाएंगे O को बैलेंस करने के लिए। अगर 4 H2O हो गए तो इधर हमें कितने लगाने पड़ेंगे? 8 H+ लगाने पड़ेंगे। और अगर यहाँ 8 H+ हो गए तो टोटल चार्ज कितना? +7, पहले +8 - 1 +7, और यहाँ कितना? +2। तो यहाँ पर हमें 5 इलेक्ट्रॉन्स ऐड करने पड़ेंगे। तो 5 इलेक्ट्रॉन्स का लेन देन हो रहा है ना इसमें, तो यही तो बता रहा है n = 5। तो जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट और गेन्ड है, दैट इज इक्वल पर मोल ऑफ दिस स्पीशीज इज योर n फैक्टर। ठीक है, तो चलो, तो अब जो लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट ONEA, तो सबसे पहले मैं OA की बात कर रहा हूँ। OA में KMnO4 है। ठीक है, ये चीज़ें तुम्हें याद करनी पड़ेंगी भाई। अगर एसिडिक हुआ तो ये हमेशा MnO या Mn2+ में जाएगा। ठीक है, बेसिक हुआ या न्यूट्रल, ये तो 3 केसेस हुए। अगर ये उसमें हुआ तो ये आएगा K2MnO4 में, मतलब Mn+6 में आएगा यहाँ पे, और यहाँ पे आएगा MnO2, तो यहाँ Mn+4 में हुआ, है ना। तो यहाँ पे अगर देखें एक एटम, मतलब एक Mn से एक Mn में जा रहा है, और चेंज कितने का है? +7 से +2 का, है ना, +7 से +2 का। तो +7 से +2 मतलब यहाँ पे n = कितना हो जाएगा? 5। यहाँ +7 से +6 गया तो n = 1, क्योंकि एक का चेंज हुआ है। यहाँ पे +7 से +4 मतलब 3 का चेंज हुआ था, n = 3। ठीक है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट और गेन्ड पर मोल ऑफ द स्पीशीज इज कॉल्ड इट्स n फैक्टर। ठीक है जी। तो अगर इसे याद करना हो तो कैसे याद कर सकते हो? ABN, आओ बने नालायक 5 1 3 513, है ना, आओ बने नालायक 513 बार। ठीक है, तो ABN तो स्कूल भी है यहाँ पे, आदर्श बाल निकेतन, है ना। ठीक है, अच्छा इसमें एक चीज़ ध्यान रखना कि अगर तुम्हें कभी नहीं दिया है कि कौन सा मीडियम है, तो यू विल ऑलवेज टेक द मीडियम टू बी एसिडिक। ठीक है, मीडियम को हमेशा एसिडिक लेना है अगर नहीं दिया है तो। ठीक, और एक चीज़ और ध्यान रखनी है इसमें, और इसमें क्या आगे हमेशा कि जिसका n फैक्टर जितना ज़्यादा होगा, मतलब जिसने इलेक्ट्रॉन जितने ज़्यादा दे दिए, वो उतना ज़्यादा स्ट्रांगली ऑक्सीडाइज हो सकता है, मतलब उतना स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट हो गया।
एक सेकेंड रुक जाओ, इसने इलेक्ट्रॉन क्या किए हैं, गेन किए ना, सॉरी इसने तो गेन किए हैं, तो इस उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया। तो लिखो हायर द नंबर ऑफ, ये नोट करके लिख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, हायर द एन फैक्टर और हायर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन्ड, हायर द एन फैक्टर और हायर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन्ड स्ट्रॉन्गर दी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो इस सब में अगर हम देखें तो यहाँ पर एन फैक्टर सबसे ज़्यादा है और यहाँ पे सबसे कम है, तो ये इस केस में ये स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के जैसे काम करता है, उसमें वीकेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के जैसे काम करता है। ये ध्यान रखना है आगे किसी के लिए भी, ठीक है। नेक्स्ट वन इज K2Cr2O7। अब K2Cr2O7 सिर्फ और सिर्फ एसिडिक मीडियम में ही काम करता है, और एसिडिक मीडियम में ये Cr3+ में जाता है। Cr3+ में CrCl3 होगा, अच्छा रुक जाओ, CrCl3 जैसे अगर Cr मतलब जो एसिड है अगर वो HCl है फॉर एग्जांपल, तो ये जो Cr होगा ये वो CrCl3 होगा। अगर H2SO4 हो गया तो यहाँ पे आ जाएगा Cr2SO4 होल थ्राइस, और अगर H3PO4 है तो CrPO4, ठीक है ना। तो तुम देख रहे हो कि बस जो एसिड है उसका इसके साथ में एक तरीके से एसिड बेस्ड रिएक्शन टाइप हो रहा है, मतलब Cr जो है वो +6 से, यहाँ पे +6 में है ना, +6 में से +3 में जा रहा है, इतना क्लियर है। वो एन फैक्टर अपन कैलकुलेट करेंगे, बट ये तुम्हारे सॉल्ट होने चाहिए, ठीक है ना। PO4 NO3 अगर है, HNO3 अगर HNO3 हुआ तो यहाँ पे क्या आएगा CrNO3 होल थ्राइस, ठीक है जी। आर बी क्लियर। अच्छा ये तो चलो एक यहाँ की स्टोरी होगी। यहाँ पे अगर हमें एन फैक्टर निकालना हो तो एन फैक्टर कितना होगा, देखो भाई +6 से कितने में गया, +3 में, +6 से +3 में गया, ठीक है जी। तो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर हो गया 3। अच्छा नंबर ऑफ जो एटॉमिसिटी है कितनी है इसमें, 2 है। तो अगर तुम्हें यहाँ पे भी कैलकुलेट करना होता तो यहाँ पे मेरे को ऐसे लिखना चाहिए 5 इंटू कितना है 1, यहाँ 1 इंटू 1, यहाँ 3 इंटू 3। आर वी क्लियर। तो यहाँ पर हमेशा 6 होगा। तो इनका तुम्हें याद रखना है, ये एसिडिक हो तो 5 होगा, जैसे मैंने बताया ABN513, और यहाँ पे हमेशा 6 रहेगा, क्योंकि ये सिर्फ एसिडिक मीडियम में ही काम करता है। अगर बेसिक मीडियम में से डालोगे तो ये K2Cr O4 में चेंज हो जाता है, K2Cr2O7। ये बेसिकली अगर तुमने इसे OH- में डाल दिया तो ये K2Cr O4 में चेंज हो जाएगा। अगर तुमने K2Cr O4 को H+ में डाल दिया तो वो K2Cr2O7 में चेंज हो जाएगा, ठीक है। और अगर तुम्हें देखना है कि भाई इसमें ये रिडॉक्स रिएक्शन है भी कि नहीं, तो तुम देखो इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, +6, इसका कितना है +6। तो कोई ऑक्सीडेशन नंबर चेंज ही नहीं हो रहा है, ना K का, ना Cr का, ना O का, तो यहाँ पे कोई ऑक्सीडेशन है ही नहीं। तो ये हम कह सकते हैं कि ये दिस इज अ नॉन रिडॉक्स रिएक्शन, और बेसिक मीडियम में बस इतना तक होता है, इसके आगे कुछ और कहानी बनती नहीं है इसकी, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना है। इनफैक्ट इसका प्रिपरेशन जो होता है, जब हम प्रिपरेशन देखेंगे तो वो इस साल नहीं है, नेक्स्ट ईयर होगी, तो उसमें भी तुम देखोगे कि भाई ये पहले हम ये बनाते हैं और फिर उसको एसिडिक मीडियम में डालते हैं, तो ये K2Cr2O7 हो जाता है। ये क्या होता है, ये ऑरेंज होता है कलर में, ठीक है, ये ऑरेंज होता है कलर में, और ये येलो होता है, ठीक है। तो येलो से ऑरेंज में चेंज हो जाता है इसका कलर। गॉट इट, क्लियर रहेगी। तो उसमें लिख लो इन बेसिक मीडियम K2Cr2O7 will not act as K2Cr2O7 will not act as oxidizing agent because it is unstable in basic medium. It is unstable in basic medium and converts into K2Cr O4, ठीक है। तो अगर तुम्हें इसको याद रखना हो तो तुम लिख सकते हो, इसको डाइक्रोमेट बोलते हैं और इसको क्रोमेट बोलते हैं। तो ABCD, तो देखो एसिडिक में डाइक्रोमेट में रहता है और बेसिक में क्रोमेट में रहता है, ABCD, इस तरीके से याद कर लेना, ठीक है, ABCD। चलो जी K2Cr O4 की बात कर लेते हैं। K2Cr O4 भी तुम्हारा
Cr3+ में जाएगा, लेकिन ये बेसिक मीडियम में होता है। अब तुम बोलोगे सर ये भी तो बेसिक मीडियम में पहले इसमें कन्वर्ट हुआ तब इसको ये कर सकता है। अग्रीड, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये फिर आगे फर्दर रिएक्ट नहीं हो सकता, बट पॉइंट इज कि दिस इज द वन विच इज रिएक्टिंग, नॉट दिस। ठीक है, तो अगर हम K2CrO4 की बात करें, थर्ड इज K2CrO4, तो ये अगर हम इसको बेसिक मीडियम में रखते हैं तो दिस गेट्स कन्वर्टेड इनटू Cr3+। तो अगर तुम यहाँ पे देखो ये +6 में है और यहाँ पे +3 में है, तो इसका n कितना होगा 3, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर 3 है, और इसका एटॉमिसिटी कितनी है 1। ठीक है, एटॉमिसिटी का मतलब दोबारा बता रहा हूँ अगर किसी को डाउट है तो, एटॉमिसिटी मतलब कि उसमें कितने एटम्स हैं। अगर मैं इसमें पूछूँ K की एटॉमिसिटी कितनी है, तो इसमें 2 एटम्स है ना एक मॉलिक्यूल में, तो 2 इज़ द एटॉमिसिटी ऑफ K, 1 इज़ द एटॉमिसिटी ऑफ Cr, 4 इज़ द एटॉमिसिटी ऑफ O, और इस पूरे के पूरे मॉलिक्यूल की, यस इफ़ यू वांट टू कॉल इट फॉर्मूला यूनिट, तो इसकी एटॉमिसिटी पूरे के पूरे फॉर्मूला यूनिट या मॉलिक्यूल की क्या होगी 2 + 1 + 4 7। ठीक है, ओके, तो 3 ये आ गया, तो ये याद रखना। फोर्थ इज H2O2। H2O2 जब भी ऑक्सीडाइज होगा, सॉरी ये तो यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के जैसे, तो ये खुद रिड्यूस होगा, तो ये हमेशा H2O में जाएगा, यहाँ -1 से -2 में। तो चेंज कितने का है, एक O से दूसरे O में 1 का चेंज है, लेकिन यहाँ हैं कितने 2। तो अगर तुम देखोगे कि इसका n लिखा जाएगा तो क्या होगा, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर 1 है, इनटू कितने टोटल 2, तो 2, n = 2, ये ध्यान रखने का है। ठीक है जी, गॉट इट, ओके, ठीक है। ठीक, 5th भी लिख लो, NO3 का। ठीक है, NO3 माइनस नाइट्रेट जो है, नाइट्रेट तुम्हारा अमोनियम, N2O, NO और NO2, ये तीनों में जाता है। ठीक है, तो NH4+ में भी जाएगा, N2O में भी जाएगा, NO में भी जाएगा, और ये डिफरेंट कंडीशंस में होता है, ये हम नेक्स्ट उसमें पढ़ेंगे, मतलब जो तुम्हारा P ब्लॉक एलिमेंट्स होगा। तो अगर यहाँ पे हम देखें N क्या है, सब में बैलेंस है ना। अच्छा, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे तो एक ही है ना, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इनमें क्या है उससे फ़र्क नहीं पड़ता, इसका कितना है, एक ही तो है। तो n = क्या है, यहाँ पे +5 है, यहाँ पे कितना है -3 में है, यहाँ +1 में है, यहाँ +2 में है, और यहाँ +4 में है। तो अगर ये +5 से -3 जा रहा है, मतलब 8 का चेंज आ रहा है, तो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर 8 हो गया, और नंबर कितना है इसका, एटॉमिसिटी कितनी है 1, ये 8 हो गया। n = यहाँ से जब यहाँ जाएगा तो +5 से +1 मतलब 4 का चेंज आया, इंटू 1 4, यहाँ कितना है, n = 4, 5 से +2 मतलब 3 इंटू 1 = 3, और यहाँ 5 से 4 मतलब n = 1 इंटू 1 = 1। ठीक है, तो ये तुम्हारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का हो गया, गॉट दैट। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं रिड्यूसिंग एजेंट का लिखूं, तो रिड्यूसिंग एजेंट तुम H2O2 का लिख सकते हो। H2O2 में देखोगे तो अगर उसको इफ इट इज एक्टिंग लाइक अ रिड्यूसिंग एजेंट, मतलब वो खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है। खुद ऑक्सीडाइज होने का मतलब क्या है, इट इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू O2। तो यहाँ -1 था, तो यहाँ पे प्लस नहीं, यहाँ तो 0 आ गया। अगर ये 0 आ गया तो देखो ध्यान से, -1 से 0 में जा रहा है, मतलब 1 का चेंज आया, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर 1 है, इनटू कितना, इसके कितने हैं एटॉमिसिटी 2। तो चाहे ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के जैसे काम करे या रिड्यूसिंग एजेंट के जैसे काम करे, इसका ऑक्सीडेशन इसका n फैक्टर जो होता है हमेशा 2 होगा। सेकंड Ki जो है हमेशा I2 में चेंज होता है। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, हमेशा जिसकी भी बात की जाएगी, जैसे मान लो Ki का n फैक्टर बोल रहा है, तो Ki का n फैक्टर कैसे निकालोगे, देखो ये -1 है, ये 0 में है। ठीक है, अब -1 कितने का चेंज है, -1 से 0 मतलब 1 का चेंज है, तो n फैक्टर = 1 इंटू इस वाले में कितने आई हैं, 1 ही है, इसकी एटॉमिसिटी 1 है, तो ये कितना आएगा 1। ऐसे में ये मत करना कि सर 1 × 2, क्योंकि 2 उसमें चेंज हो रहा है, नहीं, पर मोल बोला है, तो 1 मोल में तो 1 ही है ना। ठीक, देन H2C2O4, थर्ड, दिस इज H2C2O4, दिस इज ऑक्सैलिक एसिड, जिसको हम C2O4 2- में लिख सकते हैं। ऑक्सैलिक एसिड या ऑक्सलेट आयन है, इसको जब भी करोगे तो तुम CO2 में चेंज करोगे। ठीक है, यहाँ पे ये +3 स्टेट में है, यहाँ पे +4 स्टेट में है।
तो अगर ये +3 से +4 स्टेट में जा रहा है तो n इक्वल्स टू कितना होगा 1, मतलब चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर 1 हो गया, और कितना है इसकी एटॉमिसिटी 2, तो 2 इज दी n फैक्टर। गॉट इट? ठीक है जी। अगर तुमसे कोई उल्टा पूछने लगे कि भाई इसकी बताओ, तो इसमें कितना है, +1 का चेंज आया है और कार्बन कितना है 1, तो 1 × 1 यहाँ पे 1 आ गया। अगर उल्टा देखो इसकी बात करो, इसमें n फैक्टर कितना आया इस केस में कि -1 से 0 में आ रहा है ना, तो क्या होगा 1 का चेंज आया, लेकिन है कितने, एक मॉलिक्यूल में या 1 मोल में 2 आई है ना, एटॉमिसिटी 2 है, तो इसका n फैक्टर 2 होगा, इसका n फैक्टर 1 होगा। कभी भी अगर n फैक्टर बोलेगा ना, तो n फैक्टर यूजुअली वो रिएक्टेंट्स का बात कर रहा होता है। अगर वो प्रोडक्ट्स का अलग से पूछे तो बता देना, अदरवाइज बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। या फिर अगर वो ऐसा कहते हैं n फैक्टर ऑफ ऑल द स्पीशीज़, तो सारी की सारी स्पीशीज़ है, H2O2, O2, Ki, I2, ये सब का। ठीक है, तो ठीक है। नाउ द फोर्थ वन इज Na2S2O3, दिस इज थायोसल्फेट। ठीक है, इसको कन्वर्ट करोगे तो हमेशा ये H2O4 2 माइनस में जाएगा। इसको अगर लिखना हो तो तुम ऐसे भी लिख सकते हो, H2O3 2 माइनस, है ना। इसमें +2 इसका ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, इसका +5/2 होता है। ये ध्यान रखना, ऑक्सीडेशन नंबर्स S के ये होते हैं, बाकियों का कोई चेंज नहीं होता। ये मैंने करवाया भी है तुमको, तो ये याद रखना है बेटा, ये याद रखना है। तो ये +2 से +5/2 है, तो इसमें चेंज कितने का है, हाफ का। और ये S कितने हैं यहाँ पे 2, 1 इज दी n फैक्टर ओवर हियर। ठीक है, दिस इज कॉल्ड टेट्राथायोनेट आयन, दिस इज कॉल्ड टेट्राथायोनेट आयन। ठीक है ना, दिस इज थायोसल्फेट एंड दिस इज टेट्राथायोनेट आयन। अगर उल्टा कर रहे हो, अगर तुम इसका n फैक्टर निकालना चाहते हो तो तुम इसका n फैक्टर कितना निकालोगे, सो ये S4O6 होता है, सॉरी मैंने गलत कर दिया, S4O6 2 माइनस है, तो n इक्वल्स टू कितना आएगा, हाफ का चेंज है यहाँ पे, और हैं कितने ये टोटल 4, तो यहाँ 2, इसका n फैक्टर 2 हो गया। गॉट इट? तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, रिड्यूसिंग एजेंट्स, ये सब का इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हो। गॉट इट? इसके अलावा अगर और कोई देगा तो भाई वो याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ये याद रखने ज़रूरी है, ये याद रहें तो अच्छा रहेगा। ठीक है, स्कूल में तो कम ही पूछेंगे, लेकिन पूछ लिया तो कोई बात नहीं, तुम्हें आता होगा। ठीक है जी। अच्छा, जो 5वां था दैट वाज V। ठीक है, दैट इज़ वैलेंसी, और वैलेंसी मैं ऑलरेडी डिफाइन कर चुका हूँ तुम्हारे लिए। ठीक है, तो उस पर मैं जान नहीं रहा हूँ कि वैलेंसी क्या होती है, लेकिन अगर तुम्हारे लिए किसी भी एलिमेंट की बात की जाए, है ना, तो एलिमेंट के लिए हमेशा वैलेंसी आएगा। तो दिस इज डिफाइंड फॉर एलिमेंट्स, है ना, याद है ना, एलिमेंट्स के लिए डिफाइंड है, और एलिमेंट्स के लिए डिफाइंड है, मतलब वैलेंसी भी एलिमेंट्स के लिए डिफाइंड होती है। तो जो यहाँ पे n फैक्टर है वो भी एलिमेंट्स के लिए डिफाइंड है। तो यहाँ पर लिख सकते हो तुम कि n फैक्टर ऑफ एलिमेंट्स इज इक्वल्स टू वैलेंसी। ठीक है, तो इसका इक्विवेलेंट वेट क्या हो जाएगा एलिमेंट का, m मोलर मास अपॉन वैलेंसी, या मोलर मास को ग्राम एटॉमिक मास भी लिख सकते हो। ठीक है, वैलेंसी। जैसे अगर मैं Na की बात करूं तो इक्विवेलेंट मास ऑफ Na कितना होगा 23/1, 23। Mg की बात करें अगर हम, कितना आएगा 24/2, 12। एल्यूमिनियम की बात करें, E ऑफ एल्यूमिनियम 27/3, 9। अगर मैं E ऑफ Fe की बात करूं तो यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ झाला होगा। क्यों? क्योंकि Fe दो वैलेंसीज होती हैं इसकी, +2 और +3, है ना, वैलेंसी में पॉजिटिव ही है, तो इसका आएगा 50 E ऑफ Fe, या तो 56/2 आएगा या फिर 56/3 आएगा, है ना, इतना। तो ये बेसिक्स हैं कुछ। ठीक है, तो चलो टाइम देखते कितना है, और तुम्हारा इक्विवेलेंट का कॉन्सेप्ट आई थिंक हो जाएगा आज। ठीक है जी, इक्विवेलेंट का कॉन्सेप्ट देखते हैं, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। तो आई होप यू अंडरस्टूड। इसमें कुछ नहीं करना, अगर तुम्हें इक्विवेलेंट वेट निकालना है, दोबारा बोल रहा हूँ, अगर तुम्हें इक्विवेलेंट वेट निकालना है तो तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम्हें सिर्फ और सिर्फ इतना करना है भाई कि तुम्हें n फैक्टर निकाल देना है।
एन फैक्टर इज द सेंट्रल फिगर ओवर हियर। एन फैक्टर अगर तुम निकाल लेते हो तो तुम्हारी आगे की सारी कहानी क्लियर है, उससे इक्विवेलेंट वेट निकल जाएगा। अगर किसी का इक्विवेलेंट वेट निकल गया तो तुम इक्विवेलेंट्स निकाल सकते हो, ठीक है। वो इक्विवेलेंट्स को भी हम डिफाइन करते हैं अभी, ठीक है। क्या होता है इक्विवेलेंट? ओहो पानी। आई होप यू अंडरस्टूड दिस, ठीक है। तो ठीक है। सबसे पहले इक्विवेलेंट का कॉन्सेप्ट देखते हैं, ठीक है। इक्विवेलेंट को अगर हम डिफाइन करें तो जैसे इक्विवेलेंट वेट को डिफाइन किया था वैसे डिफाइन करेंगे। लिखो इसकी डेफिनेशन। इक्विवेलेंट्स ऑफ अ सब्सटेंस, इक्विवेलेंट्स ऑफ अ सब्सटेंस इज इक्वल टू द अमाउंट, इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ दैट सब्सटेंस, is equal to the amount of that substance that reacts with or displaces, that reacts with or displaces 1 gram of hydrogen or 8 gram of oxygen or 35.5 grams of chlorine, ठीक है। गॉट इट? ठीक है, क्लियर होगी बात? चलो जी, अगर इसका फॉर्मूला देखना है तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स, इक्विवेलेंट क्या हो गया? वो अमाउंट हो गया। और अगर नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स हमें कैलकुलेट करने हैं, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स क्या होगा? गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास। ये हमेशा ध्यान रखना है। तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स इक्वल्स टू गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास। इक्विवेलेंट मास क्या होता है? जैसे गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास को कैसे लिख सकते हो? मोलर मास अपॉन एन फैक्टर, मोलर मास अपॉन एन फैक्टर। तो एन फैक्टर को क्या करने का है? इसे ऊपर ले आओ। ये क्या जाएगा? एन फैक्टर इज इनटू, एन फैक्टर ऊपर आ गया ना, गिवन मास अपॉन मोलर मास। ये क्या होता है? याद आ रहा है कुछ? गिवन मास अपॉन मोलर मास इज मोल्स, है ना। तो एन फैक्टर इनटू नंबर ऑफ मोल्स, है ना। तो अगर मैं हमें इक्विवेलेंट्स पूछेंगे तो एन इनटू मोल्स। क्लियर है? ये फॉर्मूला हमेशा याद रखना है। गॉट इट? दिस इज द मोस्ट बेसिक थिंग, गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास, ठीक है जी। यहाँ पर तुम्हारा इस तरीके से इक्विवेलेंट्स, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स जो है वो इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है जी। चलो अच्छा, अगर इसको दूसरी तरीके से दिखाना है तो हम ये भी कह सकते हैं कि, अच्छा एक मिनट, हमने वो तो बता ही दिया ना कि एन फैक्टर, ठीक है। तो इक्विवेलेंट्स अगर निकालने हो तो n इंटू नंबर ऑफ मोल्स करते हैं, और अगर इक्विवेलेंट वेट निकालना होता है या मास निकालना होता है, इक्विवेलेंट मास निकालना होता है तो क्या होता है? मोलर मास अपॉन एन फैक्टर, है ना। तो ये दोनों चीज़ें ध्यान रहनी चाहिए हैं, ठीक है। ज़्यादा कुछ नहीं है, बहुत ज़्यादा टफ कॉन्सेप्ट नहीं है, इतना ध्यान रखने का है, ठीक है। तो वो जो मैंने उस वक्त रिएक्शन लिखवाई थी वो भी मैं अभी यहाँ पे दिखाऊंगा। तो समझ में आ गया ये कि एन फैक्टर का क्या सीन है, ठीक है। इक्विवेलेंट वेट ब्ला 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 ब्ली ब्ली ब्लू ब्लू, ठीक है। चलो
तो अगर हमारे पास इक्विवेलेंट का फंडा समझ में आ गया कि इक्विवेलेंट क्या होता है, और इक्विवेलेंट मास का फंडा समझ में आ गया, इक्विवेलेंट वेट का फंडा समझ में आ गया, इक्विवेलेंट्स या नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स कैसे निकालने हैं वो भी अगर हमें समझ में आ गया। हमें क्या करना है, हमेशा किसी भी चीज़ का हमें एन फैक्टर निकाल लेना है। नंबर ऑफ मोल्स हमें पता ही है इसका फॉर्मूला, नंबर ऑफ मोल्स या तो गिवन होंगे या मास गिवन होगा, मास गिवन होगा तो मोल्स निकालना कोई बड़ी बात नहीं, अब तो तुम बहुत अच्छे से एक्सपर्ट हो चुके हो उसमें। एन फैक्टर को मल्टीप्लाई कर दो तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स आ जाएंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पे भाई अगर मैं एन की बात करूं तो एन के 23 ग्राम्स का मतलब कितना होता है, 1 मोल, 1 मोल है ना, तो इसके 1 मोल हो गए। अच्छा इसका एन फैक्टर कितना होता है, n इक्वल्स टू 1, देयरफॉर इक्विवेलेंट इक्विवेलेंट मास नहीं मतलब नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट जैसे EQ लिख रहा हूँ तो क्या होगा 1 इंटू मोल कितने हो गए 1, तो इसका Na का जो एक इक्विवेलेंट है वो हमेशा 1 मोल के इक्वल होगा। इसी तरीके से Mg की बात करो, Mg में इसके 24 ग्राम्स अगर हमारे पास हैं तो इसका मतलब हुआ 1 मोल, ठीक है। अच्छा जी, इसका n जो होता है वो 2 होता है। Mg का क्या है, वैलेंसी प्लस 2 है मतलब 2 है, तो इसका n इक्वल्स टू 2 होगा। और अगर n इक्वल्स टू 2 होगा तो इक्विवेलेंट्स कितने होंगे इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, इक्विवेलेंट्स विल बी 2 इंटू 1 मोल, मतलब 24 ग्राम में 2 इक्विवेलेंट्स आएंगे, ठीक है। 24 ग्राम में 2 इक्विवेलेंट्स आएंगे। इसी तरीके से Al का देखो, Al के अगर हमारे पास 27 ग्राम्स हैं तो हमें पता है कि इसका 1 मोल है और इसका n कितना होता है 3, तो इसके इक्विवेलेंट्स अगर हमें पता करने होंगे तो क्या होगा 3 इंटू 1 दैट इज 3, ठीक है। इस तरीके से तुम हमेशा इक्विवेलेंट्स कैलकुलेट कर सकते हो। तुम्हें अगर एक बार मोल्स पता लगे तो ये हमेशा इट्स नो बिग डील, ठीक है। ये हो चुका है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स तुम्हें पता चल गए। चलो जी, अब यही चीज़ को हम यूज़ करेंगे एक पर्टिकुलर फंडे में विच इज़ कॉल्ड नॉर्मेलिटी, ठीक है। नॉर्मेलिटी को हम डिफाइन करते हैं नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ अ सब्सटेंस पर लीटर। इसकी डेफिनेशन लिख लो। नॉर्मेलिटी इज डिफाइंड एज number of equivalents of a substance, number of equivalents of a substance per unit per liter of the solution, per liter of the solution। जो वॉल्यूम है ये सोल्यूशन की है, ध्यान रखना है ना। तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स को मैं क्या लिख सकता हूँ, क्या मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ n इंटू n, n इंटू मोल्स या n इंटू नंबर ऑफ मोल्स अपॉन क्या गया v इन लीटर्स। ये तो हुआ भाई, v इन क्या आएगा लीटर्स, तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स अपॉन v इन वॉल्यूम इन लीटर क्या होता है मोलैरिटी, तो n इंटू मोलैरिटी। तो नॉर्मेलिटी को अलग से कैलकुलेट करने की ज़रूरत कभी नहीं पड़नी चाहिए, क्यों, क्योंकि नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू n इंटू मोलैरिटी, ठीक है। n फैक्टर अगर हमें पता है तो भाई सब कुछ पता है। मैं बोल रहा हूँ ना n फैक्टर इज द की, सब जगह पे n फैक्टर आ ही रहा है। अगर वो पता है तो सब कुछ पता है, क्योंकि बाकी सब चीज़ें तो हमें पता ही है। मोलैरिटी हम निकाल सकते हैं आराम से, अगर वो निकाल सकते हैं तो हम नॉर्मेलिटी भी निकाल सकते हैं। जैसे NaCl है, NaCl के लिए अगर हम देखें n इक्वल टू कितना होता है 1, तो इसका n विल बी इक्वल टू m। H2SO4 की अगर हम बात करें, इसकी बेसिसिटी 2 होती है, मतलब n इक्वल टू 2 होगा, तो इसकी n विल बी इक्वल टू 2 इंटू m, सॉरी 2 इंटू मोलैरिटी, ठीक है। तो अगर मैं बोलूँ एग्जाम्पल के तौर पे कि मेरे पास 1m कैपिटल M मोलैरिटी 1m H2SO4 सोल्यूशन है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास 2n नॉर्मेलिटी 2n H2SO4 सोल्यूशन है, ठीक है। क्लियर होगी बात, ओके। नाउ अगर हमें इक्विवेलेंट्स कैलकुलेट करने हो, भाई देखो एक इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या है कि भाई हमारे पास अगर मोल्स है तो हम उसको n फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दें। अगर हमें इक्विवेलेंट्स कैलकुलेट करने हो और हमें वॉल्यूम दी हो, जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं, तो इक्विवेलेंट्स या नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स विल बी इक्वल टू नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर्स, है ना। तो हम इसको n इंटू वी कह सकते हैं। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स इक्वल्स टू NV, या नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट्स विल बी इक्वल्स टू n इंटू V इन ml।
ml में होना चाहिए v को, ठीक है। तो आर वी क्लियर? ठीक है जी, तो यहाँ पर हम विराम लेंगे। हमें बस ये ध्यान रखना है इक्विवेलेंट्स जो हैं वो मोल्स अगर दिए हों तो इस तरीके से कैलकुलेट करना है, या मास अगर दिया हो, क्योंकि मोल्स क्या है, मास से तो कैलकुलेट करेंगे ना, और अगर वॉल्यूम दी होगी तो हम इससे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, इस वाले फॉर्मूले से। गॉट इट? अब तुम जिस चीज़ का इंतजार कर रहे थे वो जो पर्टिकुलर क्वेश्चन था, मैंने क्या कहा था, लॉ ऑफ इक्विवेलेंस मैं अगली बार बताऊंगा अगले लेक्चर में, लेकिन मैं एक तुम्हें करके बता रहा हूँ। यहाँ पे मैंने क्या बताया था, Na3PO4, हाँ 2Na3PO4 प्लस BaCl2 3BaCl2 gives 6NaCl प्लस Ba3PO4 होल ट्वाइस। तो अगर तुम्हें याद होगा कि मैंने इसका n कितना बताया था 3, इसका n कितना था 2, इसका n कितना था 1, इसका n कितना था 6, ठीक है। तो मैंने क्या कुछ जादू किया था, मैंने क्या कहा था, इसके कोएफिशिएंट से इसके n फैक्टर को मल्टीप्लाई करो तो क्या आ रहा है 2 × 3, यहाँ कह रहा है 3 × 2, यहाँ कह रहा है 6 × 1, और यहाँ कह रहा है 1 × 6, तो 3 सब जगह क्या आ रहा है 6 आ रहा है ना। तो अगर तुम ध्यान से देखो, इसका n फैक्टर कितना है 2 है, इसके मोल्स कितने हैं 2, सॉरी इसका n फैक्टर 3 है, इसके मोल्स कितने हैं 2, तो n फैक्टर इनटू मोल्स क्या होता है इक्विवेलेंट्स। तो दिस इज नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स। ये क्या है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स हुए कि नहीं हुए, सीधे सीधे बताओ। अगर ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन है तो इसका मतलब क्या होता है कि 2 मोल ऑफ दिस विल कंबाइन विद 3 मोल्स ऑफ दिस टू गिव 6 मोल्स ऑफ दिस टू गिव 1 मोल ऑफ दिस, है ना। अगर मैं कहूं कि इसमें नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स इसके कितने हैं, तो n फैक्टर इनटू नंबर ऑफ मोल्स, n फैक्टर इनटू नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है 6 हो गए। अच्छा इस वाले में देखो n फैक्टर इनटू नंबर ऑफ मोल्स इक्विवेलेंट्स, तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स 6 हो गए, इसके भी नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स 6 हो गए, इसके भी नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स 6 हो गए। तो लॉ ऑफ इक्विवेलेंस जो होता है वो ये कहता है कि किसी भी रिएक्शन में जितनी भी स्पीशीज हैं उनके जो इक्विवेलेंट्स होंगे, या दे विल ऑलवेज रिएक्ट इक्वल नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ ऑल दी स्पीशीज विल रिएक्ट। जब भी रिएक्शन होगी तो हर स्पीशीज के जो इक्विवेलेंट्स रिएक्ट करेंगे दे विल बी इक्वल। यहां पे तुम देख रहे हो इसके भी 6 हैं, इसके भी 6 हैं, इसके भी 6 हैं, इसके भी 6 हैं, है ना। मान लो अगर मैंने लिया होता कि ये 0.2 मोल्स होते, 0.3 मोल्स होते थे, 0.6 मोल्स बनते और ये 0.1 मोल बनता, तो उस केस में अगर तुम इसको देखते तो तुम्हारे पास यहाँ पे 0.6 आता, 0.6 आता, 0.6 आता, 0.6 आता। किसी भी सूरत में कोई भी रिएक्शन हो, रिडॉक्स नॉन रिडॉक्स कोई सी भी, उसमें जो भी उसका इक्विवेलेंट, किसी भी एक का इक्विवेलेंट रिएक्ट करेगा उतने ही इक्विवेलेंट्स दूसरों के भी रिएक्ट करेंगे या प्रोड्यूस होंगे, ठीक है। इसको मैं अच्छे से नेक्स्ट लेक्चर में समझाऊंगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर और मजे करो। हाँ जी एक चीज़ तो हम भूल ही गए भाई, अगर तुम्हें ये लेक्चर एंजॉयबल लगा हो, तुम्हें इसे समझ में आया हो, तुम्हें कुछ नई चीज़ें इसमें से पता चली हो, कुछ पुराने डाउट्स इसमें से क्लियर हुए हो, तो भाई इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कॉमेंट करो, कॉमेंट से रीच बढ़ती है, ठीक है। तो तुम्हारे जैसे और भी स्टूडेंट्स होंगे, हेल्प देम आउट जस्ट बाय डूइंग दिस, और सब्सक्राइब करो भाई चैनल को, ठीक है। और अगर कुछ चीज़ समझ में ना आई हो तो इसके नीचे कमेंट में डाल दो, या फिर जो इसमें नंबर दिया है उस पर पिंग कर सकते हो। चलो बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।